राजस्थान सरकार ने वाटरवे बनाने को लेकर किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? जसवंतधारा का निर्माण कराया जोधपुर में सरदार सिंह द्वारा। अच्छा देखो, कई बार पेपर में आता है कि 8 खंभों की छतरी कहां पर है, 16 खंभों की छतरी कहां पर है, 32, 80, 84 खंभों की छतरी कहां पर है। कुलपति समन्वय समिति की बैठक के अनुसार अब राजस्थान में प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितने गांव गोद लेने पड़ेंगे? अब ये याद कैसे रखोगे, है ना? तो देखना, अब यहाँ पे है नारायण, नारायण मतलब विष्णु जी, और यहाँ पे है श्री, श्री मतलब लक्ष्मी जी। याद हो जाएगा, दोनों ही भगवान है ना। कि फोरेंसिक यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन आगामी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा और कई बार पूछा जाएगा। बीसल देव, रासो, नरपति, नाल की रचना है, या फिर आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है? तो ये चल रही है अपने 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा है, ठीक है। और इसमें 15 समितियों का गठन किया गया है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 20 मई, और 20 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बाड़मेर के बाकासर से गुजरात के कच्छ तक वाटरवे बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने वाटरवे बनाने को लेकर किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय कुमार कमेटी का जो है वो गठन किया है। तो अभी ये वाटरवे जो बन रहा है इसकी बात करते हैं, तो 2016-17, 2016-17 में बीजेपी जब सरकार थी ना, तो बीजेपी सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की थी इसको लेकर, इस वाटरवे को लेकर। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई, तो वाटरवे प्रोजेक्ट जो है वो चला नहीं। अब उसके बाद फिर से बीजेपी सरकार आई है, तो ये वाटरवे जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब होगा क्या इसके अंदर? तो कार्गो शिप चलेंगे वाटरवे पे, कार्गो शिप, और पर्यटन जो है, पर्यटन को दृष्टि से इसको बढ़ावा मिलेगा वाटरवे बनने से। ये तो फायदा होगा कि कार्गो शिप चलेंगे और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान सरकार को या राजस्थान को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? वाटरवे से फायदा क्या होगा? तो देखो, अब जब अपने राजस्थान में कोई भी जिला में मान लेता हूँ, बाड़मेर ही मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो बाड़मेर से अगर किसी को अपना सामान यूएसए, इंग्लैंड, विदेशों में भेजना होता था, तो क्या करना होता था? सबसे पहले सड़क मार्ग से जो है वो गुजरात जाता था, और गुजरात से कंटेनरों में भर के वो सामान इन देशों में जाता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब सीधा अपने राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान है, तो यहाँ से गुजरात जाएगा, और गुजरात से जो है वो कंटेनर के माध्यम से इन देशों में चला जाएगा जो भी सामान होगा। अब कार्गो शिप और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इतना याद रहेगा। और बात करें कहाँ से? बाड़मेर, बाड़मेर से गुजरात, गुजरात तक चल रहा है, और लास्ट कहाँ होगा इसका एंड पॉइंट इस वाटरवे का? तो वो होगा कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट या कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह भी याद रखना कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो वो है गुजरात में, कांडला बंदरगाह। तो यहाँ तक जो है ये वाटरवे जाएगा, ये चीजें और याद रखोगी। अब इसके बारे में दो चीज और याद रखना, ठीक है, कि ये 490 किलोमीटर जो है वो तो लंबा है ये वाटरवे, और साथ ही साथ कितना मीटर चौड़ा है? 100 मीटर, 100 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, 100 मीटर चौड़ाई रहेगी। कौन सी नदी का पानी लेगा? तो ये लेगा सतलज नदी का पानी, और सतलज नदी का पानी लेकर कौन सी नहर आएगी? तो वो लेकर आएगी इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो ये भी याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो पानी है वो कौन सी नदी का होता है? सतलज नदी। क्योंकि अपने राजस्थान में तो सतलज नदी आती ही नहीं है, पंजाब में जाती है। अब पंजाब का नाम ही ये होता है कि पंजाब में 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सतलज जो है वो पंजाब से जाती है, वहां से नहर निकाली गई इंदिरा गांधी नहर, और 4 जिले जो है, 4 राज्य जो है, जिसमें से राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे जिले जो है, 4 राज्य इससे फायदा उठाते हैं। तो सतलज नदी इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ आएगा? रोप वाटरवे बनेगा, क्या चलेंगे? कार्गो शिप और पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा, और बाड़मेर से गुजरात तक चलेगा। गुजरात में कहाँ तक? कांडला पोर्ट। बाड़मेर में कहाँ पर? बाकासर। और कच्छ आ जाए तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। और 490 किलोमीटर लंबा है और 100 मीटर इसका चौड़ाई है। और कमेटी कौन सी है? वो है अभय कुमार कमेटी। आगे बढ़ते हैं। गेटोर की छतरिया, गेटोर की छतरिया कहाँ पर है? तो वो है नाहरगढ़ में। कहाँ पर है? नाहरगढ़ में। याद कैसे रखोगे? अच्छा, नाहरगढ़ कहाँ पर है? पहली बात तो जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में। तो गेटोर की छतरिया कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर में। याद कैसे रखोगे? मान लेते हैं कि तुम गेट पे खड़े हो, गेट पे खड़े हो, और घर में से तुम्हारे को आवाज लगा रहे, अरे अरे गेट पे क्या खड़ा है, नहा ले। क्या कर ले? नहा ले। गेट पे क्या खड़ा है?
नाहले। तो गेट से याद रखना गेटोर और नाह से याद रखना नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर जो है वो किस शासकों के अधीन था? तो वो था कछावा शासक, कछावा वंश के। तो कछावा शासकों की छतरी है ये। कछावा कछावा शासकों की छतरी है। ठीक है, बड़ा बाग की छतरी। अब बड़ा जिला कौन सा है अपने राजस्थान का? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और बात करें, राजस्थान सिटी में आया था कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, राजस्थान का सबसे बड़ा है जैसलमेर। तो बड़ा बड़ा से याद रखना, बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये भाटी भाटी शासकों की छतरी है। भाटी शासकों की छतरी है। ठीक है, शारबाग की छतरी बात करें, कोटा में है। अच्छा, शारबाग की छतरी और छात्र विलास की छतरी भी कोटा में, देखो नीचे लिखा भी है, छात्र विलास की छतरी कोटा में है। देवकोट की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर में। केसर बाग की छतरी कहाँ पर है? तो केसर बाग की छतरी याद कैसे रखोगे? मान लेता हूँ कि आज मैं बूंदी खाई है, मैंने बूंदी खाई है, लेकिन बूंदी ऐसे वैसे नहीं खाई है, केसर बूंदी खाई है। अब बूंदी में केसर डाल के खाया है तो केसर बूंदी खाई है। केसर बाग की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। कैसे याद रखोगे? केसर से बूंदी याद रखना, केसर बूंदी। जसवंत कहाँ पर है? जसवंत कहाँ पर है? तो जसवंत की बात करें कहाँ पर है? जोधपुर में। किसने बनवाया? जसवंत सिंह ने बनवाया। नहीं, जसवंत सिंह ने नहीं, सरदार सिंह ने बनाया। सरदार सिंह ने बनाया। किसकी याद में बनाया? अपने पिता जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जो है जसवंत का निर्माण कराया जोधपुर में सरदार सिंह द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि कई बार पेपर में आ रखा है जसवंत के बारे में। 8 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ पर है? अच्छा देखो, कई बार पेपर में आता है कि 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 32, 80, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। तो याद रखना ये चीज कि 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है। तो 8 खंभों की छतरी स्थित है उदयपुर में। 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पर? बारडोली उदयपुर में। बारडोली उदयपुर में। किसकी छतरी है ये? ये है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी है ये। याद कैसे रखोगे ये चीज? महाराणा प्रताप की छतरी है। अब देखो, 8 खंभों की, महाराणा प्रताप की जो है वो हाइट काफी ज्यादा थी, तो याद रखना महाराणा प्रताप की हाइट थी 8 फुट, ऐसे मान लेना। अब 8 फुट से याद रखना 8 खंभों की छतरी। और महाराणा प्रताप, अगर तुम लोग को पता होगा कि महाराणा प्रताप का संबंध किस जिले से है, उदयपुर से है, तो उदयपुर जिला जो है वो लगा लेना। महाराणा प्रताप की छतरी उदयपुर, 8 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी जो है वो कहां पर स्थित है? अब 16, अब 16 को इसमें से निकालना 6। क्या निकालना? 6। अब 6 ऐसे बनता है, अब मैं 6 को उल्टा कर दूं तो 6 ऐसे बनेगा। अभी इस पे एक डंडी खींच दूं तो एक ग बन जाएगा। तो ये है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। 16 खंभों की छतरी कहां स्थित है? नागौर में। और ये किसकी छतरी है? ये अमर सिंह की छतरी है। अमर सिंह की छतरी है। अमर सिंह की छतरी है। 32 खंभों की छतरी कहां पर आती है? 32 खंभों की छतरी, तो देखो 32 खंभों की छतरी दो जगह पर है। एक तो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और एक है अपने रणथंभौर, रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर आता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। तो एक है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बात करें जो रणथंभौर सवाई माधोपुर है ना, ये किसकी छतरी है? ये हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान की। आगे बढ़ते हैं, 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी किसकी है? तो ये है मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं इसको, मूसी महारानी। मूसी महारानी की छतरी। और कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? 80 80 खत लिखे, क्या लिखे? 80 80 बार खत लिखे। कौन लिखता है खत? तो लवर लिखता है। तो कैसे याद रखोगे? अलवर। 80 खत लवर, किसने लिखे? लवर ने लिखे। अलवर। और किसके लिए लिखे? महारानी के लिए लिखे। किसके लिए लिखे? महारानी के लिए। तो याद रहेगा 80 खत लवर और महारानी। तो 80 खंभों की छतरी है अलवर में, और मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं इसको। बात करें 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। ये कैसे याद रखोगे? देखो, इससे पहले पढ़ने पढ़ा था कि केसर बाग की छतरी केसर बूंदी,
और अब याद रखना बूंदी कितनी, 84 बूंदी, 84 किलो बूंदी याद रख लेना या फिर 84 बूंदी याद रख लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कुलपति समन्वय समिति की बैठक के अनुसार अब राजस्थान में प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितने गांव गोद लेने पड़ेंगे। तो राजस्थान में प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितने गांव गोद लेने पड़ेंगे। तो देखो राज्यपाल ने बोला कलराज मिश्र ने कि भाई साहब जो गांव है उनकी स्थिति थोड़ी खराब चल रही है, मतलब है नहीं अपने राजस्थान के अंदर, तो उन गांवों का उद्धार करने के लिए हर विश्वविद्यालय को जो है 5-5 गांव गोद लेने पड़ेंगे। कितने गांव गोद लेने पड़ेंगे, 5-5। हर विश्वविद्यालय को 5-5 गांव में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ये निश्चित है, मतलब कि पहले क्या होता था, पहले बोल रखा था कि भाई गांव गोद लेने पड़ेंगे, बस इतना बता रखा था, है ना, एक एक। तो अब उस गांव में जो है वो कई डेवलपमेंट करते थे विश्वविद्यालय और कई बार थोड़ा बहुत करके छोड़ देते थे। लेकिन अब बोला है कि भाई साहब नहीं, 5-5 गांव में अच्छा खासा डेवलपमेंट करना पड़ेगा राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। और समिति कौन सी है, कुलपति समन्वय समिति। ठीक है, आगे बढ़ते। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको इससे पहले इसका पुराना नाम राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय भी था, कहाँ पर आता है, जयपुर में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। इसके अच्छा वीसी कौन है, इसकी वीसी कुलपति कौन है इसके, तो वो है के एल श्रीवास्तव, के एल श्रीवास्तव। अब ये याद कैसे रखोगे, है ना, तो देखना, अब यहाँ पे है नारायण, नारायण मतलब विष्णु जी, और यहाँ पे है श्री मतलब लक्ष्मी जी। याद हो जाएगा, दोनों ही भगवान है, नारायण और श्री। तो के एल श्रीवास्तव जय नारायण व्यास के वीसी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। अच्छा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वीसी कौन है, तो वो है मनोज दीक्षित, मनोज दीक्षित। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे तो जयनारायण व्यास भी कई बार पूछा गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। और इसकी प्रथम महिला वीसी कौन है, प्रथम महिला वीसी, तो वो कौन है, तो वो है सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया की प्रथम वीसी है। म से मोहनलाल, म से मिश्रा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, शेखावटी क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो उसमें से आता है सीकर, चूरू और झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र है। अब उसमें से शेखावटी विश्वविद्यालय कहाँ पर आता है, सीकर में आता है। राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, तो वो है अलवर में। इससे पहले अपन ने याद रखा था कि जो लवर था 80 खंभों की छतरी कहाँ पर थी, खत लवर से। वैसे इसमें याद रखना कि मत्स्य मछली लवर, क्या याद रखना, मछली लवर। किसी को मछली पसंद हो तो क्या बोलेगा वो, कि ये मछली लवर है, मत्स्य से याद रखना मछली लवर अलवर में। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झुंझुनू में। क्रीड़ा मतलब खेल, और बच्चे खेलते किससे, झुंझुने से, तो याद रखना कि झुंझुनू क्रीड़ा विश्वविद्यालय है। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई, 8 जनवरी 1947 में। और इसकी प्रथम महिला वीसी कौन है, प्रथम महिला वीसी, तो वो है कल्पना कटेजा, कल्पना कटेजा। अब याद कैसे रखोगे, अगर तुम किसी दूसरे राज्यों में हो, मान लेते हैं कि तुम उत्तर प्रदेश से हो, और तुम जो है तुम्हारे घर वाले पूछ रहे हैं कि कटे जा रहा है, क्या बोलोगे, कटे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, कटे जा, तो तुम क्या बोलोगे, राजस्थान जा रहा हूँ, कहा जाऊँ, राजस्थान, कटे जा, राजस्थान। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अब महाराणा प्रताप का नाम आया तो उदयपुर में ही है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय है ना। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी या फिर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर आता है, कोटा में आता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कोटा में। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है, टोंक में। वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। आगे बढ़ते, राजस्थान के किस जिले में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये लिख के ले लो कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन आगामी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा और कई बार पूछा जाएगा। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ बनाई जाएगी, तो वो बनाई जाएगी जयपुर में। कहाँ बनेगी, जयपुर में, जयपुर में बनेगी। अब होगा क्या यहाँ पे, पहली बात तो कि ये एक तो 100 एकड़ में, इसके कुछ पॉइंट याद रखना है ना, 100 एकड़ में बनेगी। और अच्छा ये बनेगी कब, तो अभी जो है, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है इसके बीच में एमओयू होगा, अभी नहीं हो सकता, तो चुनाव के बाद ही होगा।
तो बनेगी, लेकिन हाँ इसकी घोषणा हो चुकी है, 100 एकड़ में बनेगी। दूसरा, रिसर्च वर्क में बढ़ावा मिलेगा इसमें। और रिसर्च वर्क में क्यों मिलेगा? कि फॉरेंसिक से संबंधित है। अपने यहाँ पे जो जितने भी ईडी होंगे, ईडी का मतलब क्या होता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब जितने भी नेताओं के यहाँ पे छापे पड़ते हैं ना, तो वो ईडी ही मारती है ना, तो ये सारी ईडी वगैरह का काम होता है। तो ईडी प्लस सीबीआई प्लस एनआईए। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एनआईए एक्ट 2008 के अनुसार आया था, है ना, एनआईए एक्ट 2008। एनआईए याद नहीं रखना तुम लोगों को, बस बता रहा हूं मैं कि ईडी, सीबीआई और एनआईए काम क्या करते हैं ना। तो एनआईए इनके जो अफसर होंगे, इनकी ट्रेनिंग देगा, अफसरों को की ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में। कहाँ बनेगी? जयपुर में बनेगी। और क्या याद रखना है, इसमें कितना बजट है? 125 करोड़ का बजट है, का खर्च होगा। ठीक है, बात करते हैं कोटा जिले की। तो कोटा के अंदर अपनी एक यूनिवर्सिटी बनी थी हाल ही में, आदिवासी विश्वविद्यालय बना था। कौन सा? जय निमेश आदिवासी विश्वविद्यालय। कहां पर है? कोटा में है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वैसे ही फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की। क्या बताया गया इसमें? जो जालोर के शासक थे, जालोर के शासक, जिनका नाम क्या था? कानड़ दे। कानड़ दे और खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था, खिलजी के बीच में, खिलजी का युद्ध, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1311 में। 1311 में जालोर के शासक कानड़ दे और खिलजी के बीच का युद्ध जो है 1311, उसका वर्णन है पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ दे प्रबंध में। पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई द्वारा। और इसके बाद इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो 1191 1191 के अंदर जो है तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, उसका वर्णन किया गया है। और बात करें, ये जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं इसको, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। पद्मावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की है। खिलजी का चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ था, खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण के बारे में जो है बताया गया है इसमें। ढोला मारू रा दुहा किसकी है? कवि कल्लोल की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। याद कैसे रखोगे? बीसल देव से याद रखना 20, बीसल देव से 20। अब 20 बार जो है, अच्छा एक चीज और कि इसमें जो है अजमेर के 20 से याद रखना 20 नर। कितने नर? कितने इंसान? 20 नर या 20 पति। ठीक है, 20 पति। और दूसरा, अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, उनका वर्णन जो है इस बीसलदेव रासो में मिलता है। किसके द्वारा रचित? नरपति नाल। कैसे याद रखोगे? 20 नर या 20 पति या 20 नरपति और 20 बार आग्रह करना। आग्रह विग्रह याद रखना, विग्रह से आग्रह। तो 20 बार आग्रह करना और आग्रह से याद रख लेना विग्रह, या फिर 20, और यहाँ पे भी एक नंबर है चतुर्थ 4। हमीर रासो शारंगदत्त या जोधराज, जो भी आएगा पेपर में वो करेक्ट हो जाएगा। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद सूरी की। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की। याद कैसे रखोगे? चेतावनी दे दी है मैंने। क्या दे दी है? चेतावनी। इसके बाद अगर इसके बाद कुछ काम करा तो क्या हो जाओगे? सीधा बाहर हटा दूंगा। क्या हटा दूंगा? बाहर, बाहर कर दूंगा। चेतावनी आखिरी बार दे रहा हूं, उसके बाद सीधा बाहर कर दूंगा, बाहर हटा दूंगा। ठीक है, अचलदा
अचल दास खींची वचनिका किसकी रचना है? शिवदास गारड़ की। नैन्सी री ख्यात किसकी रचना है? मूणौत नैन्सी की, नाम से पता लग रहा है नैन्सी री ख्यात मूणौत नैन्सी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 7,000 टन वजन की शिव प्रतिमा और 1200 किलो वजन का शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के किस जिले में शिवलिंग और शिव प्रतिमा स्थापित किया जाएगा? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उदयपुर में। बात करते हैं राजसमंद की भी। तो राजसमंद जो है इसमें अभी हाल ही में क्या बना था? विश्वास स्वरूपम, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम। और ये किसके द्वारा, कौन वास्तुकार थे इसके? वास्तुकार। ये वास्तुकार कौन थे इसके? तो वास्तुकार थे नरेश कुमावत। नरेश कुमावत, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरेश कुमावत, कुमावत का नाम। क्यों? क्योंकि वास्तुकार थे किसके? विश्वास स्वरूपम के। और कहां पर है? राजसमंद में। बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में 7,000 टन वजन की शिव प्रतिमा बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी उदयपुर में। और ये जो है ये स्क्रैप से मिलकर बनाई गई थी। स्क्रैप मतलब जो मेटल का वेस्ट होता है ना, मेटल का वेस्ट, इससे मिलकर जो है वो बनी थी। और इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसका नाम दर्ज हो चुका है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, सही कर लेना इसको। ठीक है, तो उदयपुर, उदयपुर में है ये। आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष का मंदिर कहां पर है? मांगलियावास, ब्यावर में। अच्छा, ब्यावर जो है ये किस जिले से अलग हो गया, नया जिला बना है? तो ये बना है ब्यावर अजमेर से। अजमेर से। बेणेश्वर धाम कहां पर आता है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वागड़ का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर। और क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं वागड़ का कुंभ। कुंभ भी कहा जाता है, या फिर आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ। तो तीन नाम तो इसके याद रखना, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ। कौन सी नदी के संगम पर है ये बेणेश्वर धाम? तो वो है सोम, माही, जाखम। ये तीन नदियों के संगम पर है। याद रहेगा इतना, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। शीला माता मंदिर कहां पर है? जयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। किसने बनाया इसको? तो 8वीं सदी में, 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा? बप्पा रावल द्वारा। बप्पा रावल द्वारा। बप्पा रावल को और क्या बोलते थे? तो इनको बोलते थे काल भोज भी। काल भोज भी कहते थे। अंबिका माता मंदिर कहां पर है? जगत उदयपुर में। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। त्रिपुर सुंदरी, इसको त्रिपुर सुंदरी कर लेना, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में। याद कैसे रखोगे? सुंदरी जो है ना, मतलब माता का, जो माता जो सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी, वो सुंदरी की मूर्ति किससे है? बांस से बनी हुई है। और ये बिल्कुल डार्क कलर की मूर्ति है। तो बांस को जब जला दिया गया तो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बन गया। तो त्रिपुर सुंदरी कहां पर है? बांसवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा की 15 समितियों का गठन किया गया है। इसमें से इससे संबंधित सही कथन है। सही कथन कौन सा है इसमें से? तो पहली बात करते हैं कि राजस्थान जो विधानसभा है ना, ये कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है? तो ये चल रही है अपने 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा है। ठीक है। और इसमें 15 समितियों का गठन किया गया है। तो राजस्थान के अंदर टोटल 22 समिति बनती है, 22 समिति चलती है। उसमें से जो है 4 जो है वो तो वित्तीय समिति है, और बाकी बाकी स्थायी समिति होती है। तो कौन कौन सी? बाकी जो बची हुई 18 समिति है तो स्थायी समिति है। कौन कौन सी है वो? जैसे 4 वित्तीय समिति की बात करूंगा, इससे पहले बन चुकी है वो। तो अभी जो है बची हुई 15 समिति जो है इसकी घोषणा की गई है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 की तो घोषणा हो चुकी है अभी तक। कौन कौन सी है? तो अपना ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सही कथन कौन सा है इसमें से? उपरोक्त सभी, सारी ही सही है। ऑप्शन ए नियम समिति। तो नियम समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है वासुदेव देवनानी, सभापति। अपने विधानसभा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी। सदाचार समिति। अब देखो नियम कानून कौन बनाता है? तो नियम कानून बनाता है कौन? वासुदेव देवनानी, मतलब कि अध्यक्ष ही बनाएगा विधानसभा का। तो याद रखना, नियम समिति वासुदेव देवनानी। सदाचार समिति कौन है?
हरीश चौधरी इसके अध्यक्ष। तो सदाचार से याद रखना, जो हरिश्चंद्र थे ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदाचारी थे। तो सदाचार से याद रखना हरीश चौधरी, हरीश से हरिश्चंद्र। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति किसकी अध्यक्षता में है? तो वो है अ से अधीनस्थ और अ से अनीता बघेल। इनका क्षेत्र कौन सा है? तो वो है अजमेर दक्षिण, अजमेर दक्षिण इनका क्षेत्र है अनीता बघेल का। विशेषाधिकार समिति किसकी अध्यक्षता है? पुष्पेंद्र सिंह की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कुछ और समितियां भी लेकर आया हूं मैं, ठीक है ना। ये चार तो ये हो गई, जो बची हुई चार वित्तीय समिति है, इससे पहले मैंने क्लास में करा रखा है, पर मैं फिर से करा रहा हूँ। और साथ ही साथ कुछ और ऐसी समितियां भी जो है, जिन 15 समितियों में से जो इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं लेकर आया हूँ। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण समिति संबंधी समिति जो है, उसके सभापति कौन है? तो वो है शोभा चौहान। तो कैसे याद रखोगे? किसी महिला का नाम हो सकता है, तो किसी महिला का नाम क्या है? शोभा, शोभा चौहान। पर्यावरण संबंधी समिति, इसके सभापति कौन है? तो दयाराम परमार। कैसे याद रखोगे? पर्यावरण पे कुछ तो दया दिखाओ, पर्यावरण पे कुछ तो दया दिखाओ, तो दया से दयाराम परमार। प्रश्न एवं संदर्भ समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति कौन है? संदीप शर्मा। याचिका समिति के सभापति है हमीर सिंह भायल। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों संबंधी समिति, तो देखो पंचायत से याद रखना। अब पंचायत कब बैठती है? जब 3-4 लोग या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तभी तो पंचायत करेगा, कोई बातचीत करेगा। तो याद रखना 3 लोग हैं इसमें, हरि सिंह रावत। 3 है नहीं, ये एक ही का नाम है, लेकिन ऐसे याद रखना जो पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति जो है, उसके सभापति कौन है? एक है हरि, एक है सिंह और एक है रावत। तो 3 जन हो गए यहाँ पे, है एक ही, लेकिन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, हरि सिंह रावत। 4 वित्तीय समिति की बात करते हैं। 4 वित्तीय समिति कौन कौन सी है? एक है जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति। जनलेखा समिति के सभापति कौन है? टीकाराम जूली। कैसे याद रखोगे? हर जन को, हर इंसान को क्या लगाना चाहिए? टीका लगाना चाहिए, माथे पे टीका लगाना चाहिए। या फिर ऐसे याद रख लेना, हर जन को राम जी का भजन करना चाहिए, राम जी की स्तुति करनी चाहिए। प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जिनगर की अध्यक्षता में बनी है, मतलब इसके अध्यक्ष है। और प्राक्कलन समिति का इसके सभापति है श्री चंद्र कृपलानी। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? सभापति कौन है? तो वो है कालीचरण सर्राफ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।